नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 56 इंच का सीना विश्व गुरुजी इतना डर जाएंगे अमेरिका से कि एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर एक ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे, एक्स पर लिख नहीं पाएंगे, जबकि पूरे देश भर के शियाओं की सहानुभूति रहती है बीजेपी के साथ। लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से श्रीनगर तक भयंकर प्रदर्शन हुआ। पूरी दुनिया प्रदर्शन कर रही है। इजराइल जैसे हत्यारे देश ने अमेरिका जैसे तानाशाह के साथ मिलकर एक 86 साल के एक व्यक्ति की, आमने साहब की जिस तरह हत्या की है, वो पूरी मिसाल इतिहास के पन्नों में उस आदमी का नाम दर्ज करा गई। लेकिन भारत सरकार इतना क्यों डरी हुई है? क्या डर है अमेरिका से? इन तमाम विषयों पर दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बातचीत की है। रोचक बातचीत है। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, अभिनंदन आपका। धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। और जो कुछ लोग चिंतित हैं युद्ध को लेके कि भारत में आंच इसकी आएगी कि नहीं, उनको हम थोड़ा राहत देने की बात करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक रहे मामला। बिल्कुल ठीक है, आज इसी पे चर्चा करेंगे मलिक साहब। आदमी की आयु जो है वो 70 साल से ज्यादा, दुनिया की 1/3 आबादी 70 साल से पहले निपट जाती है। बहुत बड़ी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें था कि 60 साल से ज्यादा जिंदा रहने वालों की संख्या भी दिन पर दिन कम होती जा रही है। लेकिन जो आदमी आता है इस दुनिया में, जिंदा रहता है, संघर्ष करता है, और अगर मर जाता है उसके नाम पर दुनिया भर में करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाते हैं, उसे शहीद का दर्जा देते हैं, तो इतिहास उसके नाम को हमेशा याद रखता है। ईरान में जिस तरह कत्लेआम हुआ, जिस तरह शहीद का दर्जा मिला एक बहादुर 86 साल के आदमी को, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो गया। वो चाहता तो वो बंकरों में छुप सकता था, वो चाहता तो मुल्क छोड़ के जा सकता था। और दुनिया के तमाम ऐसे शासक जो अमेरिका की धमकी में आकर अपने दुश्मन से समझौता कर लेते हैं, पैर पीछे खींच लेते हैं, उसके सामने ये 86 साल का बुजुर्ग एक मिसाल बन गया। ईरान को जिस तरह तहस नहस करने की योजना थी अमेरिका और इजराइल की, दुनिया के सबसे बड़े खलनायक के रूप में उभर रहे हैं वो। दुनिया में जहां जा रहे हैं, चाहते हैं, जिस देश में चाहते हैं वह कत्लेआम मचाते हैं। जिस देश के लोगों को चाहते हैं हाथ पैर बांधकर फ्लाइट में बैठ कर वापस कर देते हैं। जिस देश में जाते हैं उसके राष्ट्रपति को उठाकर बंदी बनाकर ले आते हैं। और पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मूक बने बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में एक ही शासक है जिसका नाम ट्रंप है, और बाकी सब उसके पेरोल पर काम कर रहे हैं, उसके कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए हैं संजय सिंह ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने, कि प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्रपति की मौत हुई थी तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शोक व्यक्त किया था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस भयंकर युद्ध के बाद कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया जो हमारे पुराने दोस्त ईरान के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा पाता। इतना विनाश हम देख रहे हैं लेकिन सरकार खामोश है। आपको लगता है कि अमेरिका की इस तानाशाही का अभी बढ़ाव और आगे चलेगा, अभी और तानाशाही चलेगी, या फिर ईरान में जो तख्ता पलट की योजना थी वो तो फेल होती नजर आ रही है? ईरान के लोग अपने इस बुजुर्ग नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह सड़कों पर आए हैं, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक जिस तरह मातम पड़ता है और लोग दुखी हैं इस नेता के लिए, आपको लगता है कि सदियों में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो अपनी बहादुरी से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेता है? आपका क्या कहना है? संजय देखिए, अगर आप अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध की बात करते हैं, इसकी संभावना तो बहुत पहले से जताई जा रही थी। भारत के लिए जो सबसे दुखदाई बात है वो मुझे ये लगती है कि हमारे प्रधानमंत्री का ऐसे गलत समय पे गलत जगह होना। एक संदेश चला गया है दुनिया में कि इजराइल में एक दिन पहले हम थे और वही इजराइल ये कृत्य कर रहा है। तो भारत की बड़ी किरकिरी दुनिया में हो रही है। और उसके बाद आज हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं वो इंतजार कर रहे हैं शायद किसी संदेश का, तो संदेश आए, उनके आका संदेश दें तो वो ट्वीट करें।
आप ये देखिए कि चाहे कोई भी सूचना हो, चाहे अब आप तो देखते हैं कि भारत पाकिस्तान तक के युद्ध की सूचनाएं हमें अमेरिका से मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल जाएंगे, उसकी सूचना हमें इजराइल से मिल रही है। तो हम कोई संदेश जारी करेंगे, इसकी सूचना भी तो शायद बाहर से ही आएगी ना। दूसरी बात यह है कि आप जिस प्रकार से इराक को देख रहे हैं, अगर हम यूक्रेन और रशिया की बात कर सकते हैं और हम यूक्रेन की तरफ खड़े हो सकते हैं, जो रशिया में से ही बना है और बहुत छोटा देश है और कोई हमारा सांस्कृतिक रिश्ते या कोई हमारे पुराने रिश्ते उसका नहीं है, तो हम ईरान पर क्यों नहीं बात करते? ईरान से तो हमारे बरसों पुराने रिश्ते हैं, हमारी संस्कृति वहां पे है, हमारा व्यापार वहां पे है, हम वहां से बहुत तेल वगैरह लेते हैं और इससे भारत भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इस पर हम क्यों नहीं बोल रहे? एक रुख तो ले, हम खुलेआम कहें तो भाई हमारे यहाँ तो संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता खोला था इजराइल का, तो देखिए हम तो इजराइल के साथ खुलेआम है, यही कहें फिर। कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? इसका क्या मतलब है? ये चुप्पी क्या बताती है? ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अगर आप संजय जी खामनेई साहब की बात करते हैं, एक तो आपको, मुझे नहीं पता है जानकारी है कि नहीं, वो हमारे आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और वहीं के बाराबंकी जिले से वो निकले हुए हैं। और ईरान में ही नहीं, गल्फ कंट्री में या दुनिया में जहां भी शिया लोग रहते हैं, वो उनको पोप से कम नहीं, पोप से अधिक समझते हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो अमेरिका की गलत फहमी थी कि फटाफट जो है बता दिया कि अभी खामनेई मारे गए नहीं मारे गए, इसकी भी पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है, ईरान में तो इंटरनेट बंद है, सारी दुनिया का मीडिया तो आजकल ट्रंप के हाथ में, अमेरिका के हाथ में है, तो वो मर गए कि नहीं मर गए इसकी कहां से जानकारी आएगी? ये जानकारी जो दी जा रही है, ये सत्य है भी कि नहीं है? एक तो ये पुष्टि होनी है, लेकिन हम ये तो सत्य है, क्योंकि ईरान की मीडिया ने, ईरान की सरकार ने भी पुष्टि कर दी है, उनके जनाजे का भी फोटो वायरल हो रही, तो पुष्टि चलिए चलिए मान लेते हैं इसको, बात को भी, चलिए ये हो गया है। मैं वही कह रहा था कि इसको हम मान लेते हैं कि भाई उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद हमें ये देखना है कि ईरान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, और भारत मान के चल रहा है कि ईरान के साथ उसका संबंध आगे नहीं रहेगा, और अमेरिका सबको ठीक कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ मामला ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हारे यहाँ जो है आजादी नहीं है लोगों को, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका ने डेमोक्रेसी लाने का ठेका सब जगह ला रखा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लठैत तो वही है। वो डेमोक्रेसी ले आए थे क्या अफगानिस्तान में? डेमोक्रेसी है क्या? जिसको आप हटाए थे तालिबान, वो तो मजबूती से और अच्छे से काबिज हो गए। आप इराक में डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे, ले आए क्या? पाकिस्तान में कितनी अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है, आपके सामने है। तो क्या आप ईरान में डेमोक्रेसी लाएंगे और उनकी मृत्यु एकाएक बता के आप सोचेंगे कि वहां हल्ला हो जाएगा और जो उनके विरोधी थे वो सड़कों पे आ जाएंगे ईरान में? ये तो उल्टा हो गया, उनके तो समर्थक आ गए और जो उनके विरोधी थे उनका पता ही नहीं कहां गया। और खाली इराक में नहीं, जिस देश को आप कहते हो कि वो हमारा चेला है, पाकिस्तान, वहां भी कराची में जाके अमेरिकन संस्थानों पर हमले शुरू कर दिए उन्होंने। तो चाहे, और भारत में भी आ गए, भारत में दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए हैं, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए हैं, और कश्मीर में भी प्रदर्शन हुए। जब भारत में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, किस चीज का इंतजार कर रही है? बहुत सारे सवाल हैं, और ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ संजय जी। संजय जी आपको देखना होगा, और ट्रंप के भी वहां पे विरोध हुआ है अमेरिका, आपको ये देखना होगा कि इराक जो है, ईरान पुराने वाला ईरान नहीं है, ईरान नए वाला ईरान है। और वो तो आपने भी कहा 87 साल के थे, उनको तो जाना ही था और उनकी जगह किसी और को आना ही था। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके जाने के बाद वहां कोई और है नहीं, वहां भी तो लेयर बनी हुई है ना। वो पहली लेयर के थे, अब दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर तैयार है। और आप स्ट्रेटेजी देखिए ईरान की कि वो सीधे सीधे इजराइल या अमेरिका पर हमले नहीं कर रहे, वो जो इनके चमचे चेले बने हुए हैं उनको पेलने का काम लगे हैं, और वो दुखती नस दबा रहे हैं उनकी। अब ये सब भागे भागे अमेरिका के पास जाए और ये कह रहे आका हम तो मर गए, हमें बचाओ।
अगर इनको बचाना है तो युद्ध रोकना है, और नहीं तो हम ठोकेंगे तुम्हें और दो बेस उनको। तो आप ये देखिए कि दुबई में जो आज भी लगातार हमले चल रहे हैं ईरान के, दुबई बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है और वहां से अमेरिका को और भारत को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं बता दूंगा, आप ये देखिए बहुत सारे भारतीय भी वहां रहते हैं जो अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके भी संस्थान और उनके भी रेजिडेंस वहां हैं, और बड़ी तादाद में कामगार लोग भी वहां रहते हैं। दुबई और गल्फ कंट्रीज में जगह जगह बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में। मलिक साहब, अंबानी, अडानी, शाहरुख खान, विवेक ओबराय, सारी फिल्म इंडस्ट्री, सबके वहां पे ठिकाने। लोग एक ठिकाना, बंबई तो कार्य क्षेत्र बन गया है। कई लोग तो ऐसे हैं कि सुबह दुबई से आए, यहाँ काम के, शाम को दुबई वापस हो गए। ऐसा शंटिंग दुबई सीजन चल रही थी, उस पर असर पड़ेगा? नहीं, मैं इसीलिए संजय जी कह रहा था आपको, क्योंकि दुबई में जिस प्रकार की फैसिलिटीज हैं, दुबई में जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरह की आरामगाह हैं, जिस तरह से वहाँ काले धन को सफेद करने की चीजें हैं, जिस तरह से अमेरिकी तमाम संस्थान है वहाँ पे सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अमेरिकन बैंक का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अमेजन का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ पे तमाम अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो सब त्राहिमाम है, सबके डाटा सेंटर पे जो है मिसाइलें धड़ाधड़ काम कर रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रेशर अमेरिका के ऊपर तो बन रहा है। अब अमेरिका इजराइल को कैसे कहे, क्योंकि इजराइल ने अपने अस्तित्व पर ले लिया है। इजराइल कह रहा हम तो रुकेंगे नहीं। तो अब ये क्या होगा अमेरिका का और इजराइल का, इस तरह का दबाव ईरान ने बना दिया है। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह सड़कों पे लोग उतरे हैं, तो ईरान मुझे पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा जो जनाजा निकलेगा हेमगई साहब का, उस पर किस प्रकार से सिया के अलावा ईरान के जो लोग हैं वो किस प्रकार से शिरकत करते हैं, उससे अंदाजा होगा कि ईरान किस रास्ते पे जा रहा है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान है वो उसने अपनी आंतरिक समस्याओं का जो निराकरण अमेरिका की तरफ देख रहा है। आज उसने अमेरिका को खुश करने के लिए अपने ही नागरिकों की ऊपर गोली चलवा दी, 12 लोग मारे गए। तो पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी निर्णायक घड़ी है कि वो किधर खड़ा होगा। दूसरा, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था ईरान की शिया सुन्नी के मतभेद खत्म हो, लेकिन इस घटना के बाद अब सुन्नी समुदाय के जो देश हैं, जो सऊदी हैं या बाकी देश हैं जो अब तक तटस्थ की भूमिका में थे, और अब तो ये भी आ रहा था, सूचना आ रही है कि सऊदी ने, अरब ने बार बार उकसाया था इजराइल को और अमेरिका को कि आप ईरान को खत्म करिए। तो क्या लगता है वो देश बच जाएंगे? ईरान को जहां एक ताकत का एहसास अमेरिका को करा दिया था ईरान, इसलिए ईरान खटक रहा था। अमेरिका की पूंजीवादी नीतियां हैं, जहां तेल है, जहां पैसा है, अमेरिका सब हड़पना चाहता है। तो चाहे सऊदी हो या दूसरे मुल्क हो, क्या वो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि कल को अमेरिका उनके यहाँ दखल नहीं देगा? अमेरिका और इजराइल की नीतियां उनके यहाँ प्रभावित नहीं करेंगी? क्या लगता है आपको? आप संजय जी देखिए कि जिस प्रकार से वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया है, तो सीधा सीधा जताता है कि उनकी दादागिरी चल रही है और वो जिसको चाहे जब जो कर ले। कल को किसी दूसरे देश के साथ नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी क्या गारंटी है कि कल को हमारे साथ ऐसा नहीं होगा या किसी दूसरे देश के साथ नहीं होगा? उनको तो आदत हो गई है। तो इसीलिए विश्व में मुझे लगता है इस बात की चर्चाएं हैं, और तमाम गल्फ कंट्री भी जो पिट्ठू बनी हुई थी अमेरिका की, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का विचार करना पड़ेगा कि अगर यही तरीका पश्चिमी देशों का रहा तो अगला नंबर आपका है। ये सोचते हुए मुझे लग रहा है इस पर विचार विमर्श जरूर गल्फ कंट्रीज कर रही हैं, और मध्य एशिया में इसकी लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इसकी लगातार बातें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, और इस पर विचार विमर्श जरूर हो रहा है। और तमाम देश ईरान के साथ खड़े होंगे। वो इसलिए खड़े होंगे कि उनको सिंपैथी है, नहीं, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खड़े होंगे। क्योंकि आप देखिए कि सबसे ज्यादा नुकसान आज ईरान उन्हीं का कर रहा है। नुकसान आज सबसे ज्यादा कतर का हो रहा है, सबसे ज्यादा दुबई में हो रहा है, सबसे ज्यादा दोहा में हो रहा है। तो अगर उनका नुकसान हो रहा है तो त्राहिमाम उनके साथ हो रहा है, तो वो जाकर रोना रोएंगे। तो इसलिए उनको आना ही होगा ईरान के पक्ष में और अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाना होगा। अब अमेरिका क्या निर्णय करता है ये देखने वाली बात है।
दूसरी बात ये है संजय जी, अगर आप देखें, हमें बाहर की चिंता नहीं, हम भारत पे अगर बात करें, आप देखिए कि इस मामले का सीधा सीधा असर भारत पे क्या पड़ेगा। कल सुबह से तेल महंगा हो जाएगा हमारे यहाँ, बाकी जो हमारा बिजनेस था ईरान के साथ वो महंगा हो जाएगा। आपके यहाँ तेल महंगा होगा तो तेल से सारी चीजें प्रभावित होती हैं, आपकी ढुलाई प्रभावित हो जाएगी, आपका संचालन प्रभावित हो जाएगा, सब चीज के रेट बढ़ जाएंगे। और हमारी सरकार है कि चुप्पी साधे बैठी हुई, कोई रिएक्शन नहीं। संजय जी, हमारे करोड़ों लोग रहते हैं, क्या किसी को लाने के लिए कोई चर्चा है? सरकार का कोई स्टेटमेंट है कि हम दुबई में चार्टर्ड प्लेन भेज रहे हैं, स्पेशल प्लेन भेज रहे हैं, बड़ा प्लेन भेज रहे हैं, छोटा प्लेन भेज रहे हैं, भारत सरकार जो है उनको लाने के लिए इन तमाम इंतजाम कर रही है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? अरे मत लाओ ना, मीडिया में तो बनाओ, तुम तो जुमलेबाज हो, तो जुमले ही शुरू कर दो कुछ, तो जुमले भी नहीं हो रहे। तो ये बड़ा रहस्य है कि सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। क्या चुप्पी साधने से समस्या निपट जाएगी या बढ़ेगी? इस पर विचार करना जरूरी है। जी, एक आपको याद होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में एक मीम वायरल हुआ था कि पापा हमको बचा लाए, यूक्रेन के युद्ध से डैडी बचा लाए, निकाल लाए। मोदी मीडिया के एंकरियां दावा कर रहे थे कि रुकवा दिया था रूस और यूक्रेन का युद्ध और भारतीयों को निकाल लाए थे हमारे विश्व गुरु जी। लेकिन अब इन दुबई के, अबू धाबी के, तमाम जगहों के वीडियो सामने आ रहे हैं। इजराइल में जो पत्रकार गए थे साथ में विश्व गुरु जी के, जो बैठ के कसीदे पढ़ रहे थे वहां पर, विश्व गुरु जी उनको ही छोड़ा है इजराइल में। अब वो वहां पे वीडियो बना बना के साझा कर रहे हैं कि हम इजराइल में फंसे हुए हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हम क्या करें, डरे हुए हैं वहां के। तो ये तो अपनों को छोड़ा है। तो भारत उन लोगों को, क्योंकि दुबई से बहुत बड़ा व्यापार संचालित हो रहा है भारत का, और हमारे सांसद है निशिकांत दुबे जी, और उन्होंने इतना ज्ञान भरा ट्वीट किया है कि जो लोग भारत का पासपोर्ट छोड़कर दुबई रहने गए थे उनके लिए सबक है। तो मैंने अपना माथा पीट लिया कि वो कहना चाह रहे हैं कि दुबई का, भारत का पासपोर्ट छोड़कर दुबई का पासपोर्ट रख लिया। इनको पता ही नहीं दुबई पासपोर्ट नहीं देता, दुबई किसी को नागरिकता नहीं देता। दुबई वहां पे आप कंपनी खोलते हैं तो एक एमिरेट्स आईडी देता है। मेरे पास भी वो एमिरेट्स आईडी है, मेरा 4PM मिडिल ईस्ट चलता है वहां पे, तो मेरी भी एक आईडी बनी हुई है। लेकिन मेरे को वो दुबई की नागरिकता नहीं देता, वो दुबई की आईडी देता है। बस इतना आराम होता है, मैं कभी भी दुबई जा सकता हूँ, मुझे वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कार्ड दिखाता हूँ और सीधा टिकट लेकर मैं जा सकता हूँ, और दुबई के ग्रीन कॉरिडोर से निकल सकता हूँ मैं। दुबई में भी मेरे को एंट्री जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे दुबई की नागरिकता मिल गई है। एक कार्ड मिल गया है एमिरेट्स आईडी, जिसको आप आधार कार्ड मांग सकते हैं वहां का। लेकिन मुझे पता है, सबको पता है, सांसद जी को ये नहीं पता कि निशिकांत जी को, कि वहां पे पासपोर्ट नहीं चलता। ये कैसे कैसे सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और ये वो सांसद हैं जो हमेशा मोदी जी का पक्ष रखने के लिए खड़े होते हैं, बड़े मुखर होते हैं। और एक जने ने ट्वीट किया था कि अगर मोदी जी के पैरों में कोई जहर लगाते तो सुबह निशिकांत दुबे मर जाएंगे, क्योंकि खराब सा ट्वीट था, लेकिन मजाक में था कि इतने चाटते हैं वो पैर। तो आप सोचिए कि इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, आपको, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं कि आप जो लोग भारत का पासपोर्ट छोड़कर दुबई जा बसे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है तो भारत का पासपोर्ट छोड़कर दुबई का पासपोर्ट ले ले, वहां होते ही नहीं। क्यों ऐसा ट्वीट करते होंगे ये लोग? इन्हें पता नहीं होता है कुछ भी। संजय जी, आपको निशिकांत जी का धन्यवाद करना चाहिए, कम से कम वो कुछ बोल तो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान सांसद हैं। आप खाली पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादातर गल्फ कंट्री जो है वो नागरिकता देती नहीं है, वो वर्किंग वीजा देती है जितने लोग जाते हैं। तो इसलिए ऐसी इस प्रकार के जो विद्वान नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो तमाम प्रवक्ता हो और चाहे वो इस तरह के बोलने वाले हों, आज इन्हीं का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी में है। जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि टोटा है बोलने वालों का, विद्वानों का। आज भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम विद्वान, पढ़े लिखे, सब तरह के लोग हैं। लेकिन वो जरा आजकल बर्फ में लगे हुए हैं, और जो क्रांतिकारी लोग हैं निशिकांत दुबे जैसे, वो फ्रंट पे हैं। इसलिए अगर वो लिखेंगे, वो बोलेंगे, तो फिर एक कहावत है ना, पूछ उठेगी तो फिर वही होगा। तो अब आप इनको आगे रखेंगे तो वही होगा। बात यह है संजय जी कि जिस प्रकार से आज देश हमारा खड़ा हो गया है, आज हम ऐसे दोराहे पे खड़े हुए हैं। मैंने कल भी जिक्र किया था आपके चैनल पे
कि अमेरिका हमारा कितना दोस्त है, इजराइल हमारा कितना दोस्त है, ये तो हमें अभी तक पता चला नहीं है। लेकिन जो हमारे सच्चे दोस्त थे उनको हमने खो दिया है, ये जरूर पता चल गया है, जरूर कंफर्म है। जिस प्रकार से बरसों बरस हमारे रिश्ते रशिया के साथ थे, क्या वो ऐसे हैं? जिस प्रकार से हमारे रिश्ते ईरान के साथ थे, क्या वो हैं? या दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिश्ते थे, वो हमारे रिश्ते क्या आज उस हाल में है? हमारी विदेश नीति क्या उस तरीके से काम कर रही है जो भारत की रणनीति रही है? संजय जी, एक मुझे किसी सीनियर पत्रकार ने बताया था कि मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री जब अटल जी थे तो चाइना गए थे, और चाइना ने शायद वियतनाम पे या किसी पे अगले दिन अटैक कर दिया था। वहां से अटैक की खबरें आई थी, और जैसे ही वाजपेयी जी को पता लगा, उल्टे पांव भागे और बड़े अपमानित महसूस किया उन्होंने कि कहीं भारत की साख ना चली जाए कि भारत भी चाइना के साथ है। ये अटल जी थे, इसी भारतीय जनता पार्टी के, इसी सिद्धांतवादी नैतिकतावादी पार्टी के, जिसके आज हमारे महामहिम और प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारत तो ऐसा रहा है कि भारत से ना काऊ का बैर और ना काऊ की दोस्ती, ऐसे बहुत सारे देश हैं। भाई, आप इजराइल की और ईरान की लड़ाई चल रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, आप करिए, हम ये भी रास्ता ले सकते हैं। लेकिन हम इजराइल की गोदी में बैठ के आए हैं, झूला झूल के आए हैं, भगवा रुमाल दिखा के आए हैं, वहां पे गले मिल के आए हैं, तो ये क्या संदेश देता है? इससे अच्छा तो हम संदेश देते ही नहीं। तो हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं, ये भारत का नागरिक भी जानना चाहता है, हम भी भारत के नागरिक हैं, कि कम से कम आपकी रणनीति क्या है, विदेश नीति क्या है, ये देश को बताई जाए। आप चुप बैठे हुए हैं। भाई, 24 घंटे से अधिक हो गया है, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट ना आना, किसान को 2,000 रुपए देते, खटाक से ट्वीट आता है, और यहाँ ईरान पे इतना बड़ा हमला हो गया, कोई ट्वीट ही नहीं आ रहा है, एक राष्ट्राध्यक्ष मारा गया, कोई ट्वीट ही नहीं आ रहा है। तो ये जताता है कि क्या मामला चल रहा है। जी मलिक साहब, एक चीज और है कि देश भर के शियाओं की थोड़ी सहानुभूति बीजेपी के संग रही है। लखनऊ में तो राजनाथ सिंह को खुल के शिया वोट मिलते रहे हैं, और बाकी भी देश के अलग अलग हिस्सों में शिया मुसलमानों को तरजीह भी दी है बीजेपी ने। चाहे शहनवाज हुसैन, मेरे ख्याल से वो भी शिया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ऐसे लोग हैं जो शिया लोगों को आगे बढ़ाती रही है। बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, ईरान से रिश्ते रहे हैं। तो अब बीजेपी को ये नहीं लग रहा कि इस फैसले से जो आप इजराइल के साथ खड़े होंगे, देश भर के शियाओं में ये संदेश चला गया कि चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, आप मूलतः मुसलमान विरोधी चेहरा रखना चाहते हैं, इजराइल जैसे हत्यारे देश के साथ खड़े होना चाहते हैं। क्या ये संदेश बीजेपी को डरा नहीं रहा है कि एक वोट बैंक, थोड़ा ही वोट बैंक हो, उनके प्रति सिंपैथी रखता हो, उसको भी दूर कर दिया? नहीं संजय जी, ये कहा कि क्यों डरेंगे, इनको कहाँ वोट की जरूरत है? इनको आपके यूपी में ब्राह्मणों की और ठाकुरों के वोट की चिंता नहीं है। आप जो है शिया की वोट उठाए घूम रहे हैं, कितनी वोट है शियाओं की, और शियाओं की वोट की चिंता अगर इनको होती तो नकवी साहब को क्यों हटाते? मैं आज कहीं सुन रहा था सुब्रमण्यम स्वामी को, उन्होंने ये कहा, अब मुझे ईयर तो याद नहीं है, कि मैं लखनऊ से सांसद चुना गया था राज्यसभा का, और वहां पे शिया और सुन्नी की बहुत लड़ाई लखनऊ में रहती थी। तो हमारे पास कुछ शिया आए थे कि साहब ये लोग हमें बड़ा परेशान करते हैं, सुन्नी लोग, और हमें पीटते हैं और बड़ा मारपीट करते हैं, ये करते हैं, तो आप हमारा कुछ इंतजाम करिए, हमारी ये रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा, अरे आप आज जनसंघ में और हमारी पार्टी में आइए और हम आपके साथ हैं, चिंता मत करिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ आ गए। तो शिया लोग तो भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम है भारत में, इसमें कौन सी कहने की बात है। लेकिन इनको वोट की जरूरत है ही नहीं, इसकी कहाँ चिंता की जा रही है वोटों की? अगर इनको वोटों की चिंता होती तो शंकराचार्य की चोटी खींचती, बटुक ब्राह्मणों को खींच खींच कर मारा जाता। इनको वोटों की चिंता नहीं है, क्योंकि वोटों का इंतजाम तो इनका जनादेश से चल रहा है। जनादेश का ज्ञानादेश जब तक है देश में, तब तक कोई चिंता नहीं है। अब तो आप वोटों की चिंता देखिए, वहां वेस्ट बंगाल में दिखेगी आपको। अभी तो 62 लाख की बात हुई है, ये आंकड़ा करोड़ों से ऊपर जाएगा, तो फिर वोट कहां से आएंगी? तो उसकी चिंता ये क्यों करे? वोटों का खेला तो उधर चल रहा है, हम और आप इधर उलझे हुए हैं ईरान इराक में, और वहां खेला वोटों का चलना शुरू हो गया। तो वोटों की चिंता इनको नहीं है संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है। जय हो ज्ञानेश कुमार की, तो वोटों की चिंता क्यों होगी?
बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, और मैंने विस्तार से बात करी, मैंने जानना चाहा कि लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा जीना आधे से ज़्यादा लोगों को नसीब नहीं हो रहा। 70 साल से पहले 1/3 दुनिया ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक 86 साल का नौजवान शहीदों के लिस्ट में अपना नाम लिखा गया, अमर हो गया। कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।